हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चंगा। तो 1 अगस्त की जो लड़ाई होगी उसमें आपको जीतना है किसी तरह भी, ठीक है। अब हम बताते हैं, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे तैयार करना है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आप देखेंगे तो रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, जैसे एनसीईआरटी में 7-8 टॉपिक में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उन्होंने पढ़ाया गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस उन्होंने पढ़ा दिया, फिर उसके बाद आए वो किस पे, फर्टिलाइजेशन, इन सब पे आए। तो ऐसे करके प्रोसेस करके वो पढ़ा है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने इसी टॉपिकों के अनुसार रख लिया। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन ने आज तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, मैं उसे पहले डिस्कस करूंगा। फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा है, फिर उसे दोबारा उसे दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब मेल गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड होगा, मेल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड, इनके बारे में होगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो नीट 2021 देने जा रहे हैं, ठीक है, 1 अगस्त को जो होने वाला है, ठीक है, वो इस वीडियो को 1.5 या तो 2x पे सुने तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनके लिए टाइम कम होता है। क्योंकि मैं समझाऊंगा, जैसे मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा जो एनसीईआरटी के ही होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन 2021 में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं उनसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो क्या करें, वो 2000 इस वीडियो को है वो 1.5 या 2x पर सुने, ठीक है, और देखें। और जो अभी क्लास 12th के होंगे या 11th के होंगे, जो भी होंगे, वो उसे इस वीडियो को 1x 1.2x जैसे उनको उचित लगे उस हिसाब से सुन सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा था, ठीक है। अब हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या क्वेश्चन देखते ही चालू हो जाना है पेन कॉपी लेके? नहीं, पहले क्वेश्चंस को देखना है, उसमें जो डाटा दिया हुआ है उस हिसाब से चलना होता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे करना है, डाटा के अनुसार चलना होता है, ऐसे रैंडम नहीं चलना होता है। और कभी कभार होता है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता है, बोलते हैं एनसीईआरटी के बाहर है, वो भी थोड़ा ट्रिकी होता है, हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया सम हाइलाइटेड पॉइंट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा जाएंगे, एनसीईआरटी का ही जाएंगे लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। तो सम हाइलाइटेड पॉइंट के बारे में क्या बात करेंगे, हम बातें करेंगे। वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, और सब जो ऑप्शन है क्यों गलत है। अगर ये आपको पता हो तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये हेल्प करता है आपको क्वेश्चन आंसर एलिमिनेट करने में, ताकि आप करेक्ट आंसर पे चले जाएं। तो अब हम चालू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द टेस्टिस, ध्यान से पढ़ेंगे, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस सर्व इज फॉर। इसका मतलब क्या है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक पाउच में, स्क्रोटम में। तो क्यों होता है, हमें पता है क्यों होता है, क्योंकि वहां पे लोअर टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर लोअर होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है, जिससे क्या मिलता है, गैमेटोजेनेसिस होने के लिए, बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलता है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग ऑफ द मेल सेक्स, गलत। मेंटेन्स द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। क्यों होता है स्क्रोटम में, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए जो
टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, जो कहाँ मिलता है हमको, स्क्रोटम में। escaping any possible compression by the visceral organ। अब ये बच्चे सोच सकते हैं कि हो सकता है कि अगर वहां पे होता है एब्डोमिनल कैविटी में तो इंटेस्टाइन, स्टमक है वो डैमेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। स्प्लीन के बारे में सुना है, ये लिम्फोइड ऑर्गन है, ये भी स्टमक के जस्ट ऊपर होता है। अगर स्टमक ये है, अगर स्टमक माने तो इसको जस्ट ऊपर ऐसे स्प्लीन लगा होता है, तो वो भी तो कंप्रेस हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, नहीं। तो वहां पे उसके लेयर्स होते हैं, कवर किए रहते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो आंसर हमारा जो होगा बी होगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 2, इफ मोर सम रीजन, ठीक है, द वाशा एफ्रेंसिया, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लॉजिकल है, इसमें मैं एक दो कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। द वाशा एफ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, मतलब क्या किया, उसे बंद कर दिया। द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अब अगर मैं वाशा एफ्रेंसिया को ब्लॉक कर दूं तो गैमेट कहां से कहां तक नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है। आंसर क्या है इसका, कमेंट जरूर करेंगे। आंसर है इसका, जो वाशा एफ्रेंसिया होता है, अगर टेस्टिस का हम डायग्राम देखें, ये टेस्टिस का डायग्राम है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है अंदर इसके, और ये हमारा रेटी टेस्टिस है, और ये क्या है अपना वाशा एफ्रेंसिया है, और ये एपिडाइडिमिस है। तो वाशा एफ्रेंसिया का काम क्या दिख रहा है, डायग्राम से देखें क्या दिख रहा है, ये रेटी टेस्टिस से एपिडाइडिमिस को जोड़ता है। ठीक है, मतलब अगर रेटी टेस्टिस में कोई चीज है और वो वाशा एफ्रेंसिया की तरह कहां जाएगी, एपिडाइडिमिस में। अगर वाशा एफ्रेंसिया मान लो ब्लॉक हो जाती है, अगर वाशा एफ्रेंसिया मान लेते हैं ब्लॉक हो जाती है, तो क्या रेटी टेस्टिस से कोई चीज एपिडाइडिमिस में जाएगी, नहीं जाएगी। अगर एपिडाइडिमिस में नहीं जाएगी तो क्या इजाकुलेशन में वो चीज जाएगी, मतलब इजाकुलेशन में क्या नहीं जाएगा, स्पर्म नहीं जाएगा। और इजाकुलेशन में अगर स्पर्म नहीं होता है, मतलब अगर सीमन जो होता है दो चीजों से बनता है, सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म। और अगर वाशा एफ्रेंसिया ब्लॉक हो जाती है तो सेमिनल फ्लूइड आएगा, क्योंकि वो कौन सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल, ये बहुत पहले होते हैं। ठीक है, वो आगे जाके मिलेंगे जब यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया तो मतलब स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा, और स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा मतलब सीमेन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेमिनल फ्लूइड होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ये एम्स में पूछा गया था कि अगर वैसोक्टॉमी कर दिया जाए, वैसोक्टॉमी क्या होता है, ये कंट्रासेप्टिव मेथड में यूज किया जाता है। वैसोक्टॉमी मतलब होता है वास्ट डिफरेंस को, मतलब ये हमारा वास्ट डिफरेंस है, ये अपना वास्ट डिफरेंस है, अगर इसको कट कर दिया जाए और टाइट कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो स्पर्म तो भी नहीं जाएगा आगे। अगर स्पर्म आगे नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि सीमन में सिर्फ और सिर्फ सेमिनल फ्लूइड होगा। अगर सीमन में सिर्फ और सिर्फ सेमिनल फ्लूइड होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। एम्स में यही पूछा था कि इफ वैसेक्टोमी अकर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आंसर, तो आंसर था एजोस्पर्मिया, मतलब उसमें स्पर्म नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन में आ जाते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, वो किसको किसको कनेक्ट करता है, टेस्टिस टू एपिडाइडिमिस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3, अब फिर देखते हैं। वाशा एफ्रेंसिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, मैंने अभी बताया वाशा एफ्रेंसिया कहां से जाती है, रेटी टेस्टिस से एपिडाइडिमिस। तो इसमें से आंसर देख लो, सी सेकंड, थर्ड ऑप्शन रेटी टेस्टिस टू एपिडाइडिमिस। डायग्राम मैंने पहले दिखा रखा है, तो डायग्राम पे भी ध्यान दे लें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड पोरिंग देयर सेक्रेशन इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, अब इसका ध्यान से सुने। जब वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ता है ना, ये मैं डायग्राम फिर से दिखा रहा हूं। जब ये वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ता है, तो वास्ट डिफरेंस जब आगे बढ़ता है ये स्वेल करके एम्पुला बनाता है। ठीक है, और एम्पुला के बाद
यहीं पे आके सेमिनल वेसिकल खुलता है। तो सेमिनल वेसिकल जब खुलता है तो ये डक्ट का नाम इजाकुलेटरी डक्ट हो जाता है। अब ये कौन सी डक्ट हो गई? इजाकुलेटरी डक्ट। अब इजाकुलेटरी डक्ट किस में खुलती है? प्रोस्टेट में, और वही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फिर ये अपना सिक्रीशन कर देता है। फिर आगे जाएंगे कौन सी ग्लैंड पड़ेगी? बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड पड़ेगी, वो अपना सिक्रीशन कर देता है। तो मतलब सिक्रीशन का सीक्वेंस क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अपना आंसर क्या होगा? पहले कौन सीक्रेट किया? सेमिनल वेसिकल। तो ऑप्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन है? सेमिनल वेसिकल। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सबसे पहले कौन सीक्रेट किया? सेमिनल वेसिकल। देखो अटेम्प्ट, अब बच्चे क्या करते? खोजते कि कौन सा आंसर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोइरेथ्रल है। नहीं करना था, पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? सेमिनल वेसिकल। तो हमारे में बी ऑप्शन में पहले ही सेमिनल वेसिकल है, तो हमारा आंसर है। 3 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम बच जाएगा। यहां से देख लेते हैं, मैंने डायग्राम इसलिए बनाया। ये एम्पुला, वास्ट डिफरेंस है, एम्पुला बनाया। यहाँ क्या हुई? सेमिनल वेसिकल ओपन हुई। अब फिर ये जब ओपन हुई तो ये प्रोस्टेट में जाके खुलेगी, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो सिक्रेट करेगा। फिर कौन सिक्रेट करेगा? बल्बोइरेथ्रल। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। क्वेश्चन 5, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द मेल ह्यूमन मेल इज। तो सबसे बड़ा पॉइंट याद रखो कि फीमेल्स में मैं आंसर बता दे रहा हूं। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म भी कैरी करता है और यूरिन भी कैरी करता है? कहने का मतलब यही है, मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम है जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह काम कर सकता है, मतलब मिक्स्ड है, यूरिन भी जाएगा और स्पर्म भी जाएगा। तो आंसर क्या है? यूरेटर। ठीक है, सॉरी यूरेथ्रा, सॉरी आंसर हमारा क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, आंसर हमारा है यूरेथ्रा। क्यों? क्योंकि जो इजाकुलेटरी डक्ट होती है वो ओपन कहाँ होती है? मेम्ब्रेनस या प्रोस्थेटिक या पेनाइल यूरेथ्रा में ओपन होती है। वो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में, प्रोस्टेट के अंदर जो यूरेथ्रा होती है उसमें ओपन होती है। अब उसमें जब ओपन हुई तो किस में ओपन हुई? यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा से क्या है होगा? बाहर आएगी। ठीक है, तो मतलब स्पर्म का पाथवे यूरेथ्रा से हो गया। अब यूरेथ्रा हमको पता है कहाँ से जुड़ती है? यूरिनरी ब्लैडर से। अगर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन होता है, और उसमें यूरिन होता है तो क्या होगी? यूरिन भी डिसेंड होगी। तो मतलब ये दोनों पाथवे की तरह काम करता है, मतलब यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब यूरिन और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीजें काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन 5 में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं कि फीमेल्स में यूरेथ्रा और मतलब यूरो और जेनाइटल सिस्टम अलग होते हैं। यूरिनरी सिस्टम के लिए यूरेथ्रा अलग होता है, जेनाइटल सिस्टम के लिए वेजाइना, सर्विक्स, कैनाल ये अलग होता है, इनमें एक नहीं होता है। जबकि मेल्स में क्या होता है? यूरोजेनाइटल सिस्टम वो एक में होता है। ठीक है, वो कनेक्ट होते हैं, वो एक साथ होते हैं, और डेवलप एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी उनका एक साथ होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेल में यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम में कनेक्शन है, जबकि वहां पे क्या है? अलग है। वहां पे यूरेथ्रा अलग है और वेजाइना अलग है। ठीक है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो सब चीजों से। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। तो हमको पता है आंसर इसका क्या होगा। पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? हैप्लॉयड। प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, पोलर बॉडी क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। और ये प्राइमरी पोलर बॉडी जो होता है ये कहाँ बनता है? ये फीमेल से बनता है, मेल्स में पोलर बॉडी नहीं बनती है। स्पर्मेटिड, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाती है? स्पर्मेटिड बनाती है। जब ये हैप्लॉयड है और बिना किसी ऐसा तो है नहीं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है, ये एक मियोसिस डिवीजन से बनता है, तो स्पर्मेटिड क्या है? होगी हैप्लॉयड होगी। अब स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो स्पर्म मदर सेल के नाम से भी जानी जाती है, और स्पर्म इसी से बनता है। तो स्पर्म हैप्लॉयड है
लेकिन स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, हमारा आंसर होगा फोर्थ। अब मैं इसमें एक प्रोसेस बता दे रहा हूं कि क्या होता है, नोट कर लेंगे या तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया थी, मैंने डायग्राम ऐड किया है। ये कौन सा चीज था? प्रीमोर्डियल जर्म सेल थी। स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल बनी। ठीक है, अब ये क्या करेगी? ये ग्रो करेगी। मतलब अगर ये छोटी थी, इतना छोटी थी, फिर धीरे धीरे क्या करेगी? ग्रो करेगी, बड़ी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या इसमें डिवीजन हुआ? नहीं हुआ। डिवीजन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी होगा वो किसकी प्लॉइडी होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। तो डिप्लॉयड वो था, डिप्लॉयड ये भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट चालू हो गया। अब मियोसिस फर्स्ट जब चालू होता है, हमको पता है मियोसिस जो होता है एक रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए का कंटेंट आधा हो जाता है। तो अब वो जब मियोसिस फर्स्ट चालू हुआ तो दो सेल्स बने। कितने सेल्स बने? पहले दो सेल्स बने और इनका नाम क्या रखा गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी oocyte फीमेल्स में होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड। ठीक है, अब इनसे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनते हैं। कितने बनते हैं? दो स्पर्मेटिड बनते हैं, जो क्या होते हैं? वो भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब दोनों स्पर्मेटिड में प्रोसेस चलता है जिसे बोलते हैं स्पर्म्योजेनेसिस। अभी ये क्वेश्चन आगे पूछा भी हुआ है, स्पर्म्योजेनेसिस। स्पर्म्योजेनेसिस मतलब होता है स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है जब स्पर्मेटोजोआ में, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्म्योजेनेसिस। ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा? ये स्पर्मेटिड बना और ये स्पर्म बन गया। ठीक है, समझ में आया? तो फिर क्वेश्चन पूछते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, कौन सा ऑप्शन सही है हमको ये बताना है। आर फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल। क्या सर्टोली सेल से बनते हैं? नहीं बनते हैं, क्योंकि हमने देखा किससे बन रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया से। आर फॉर्म्ड बाय स्पर्मेटोगोनिया बाय मियोसिस। क्या मियोसिस से बने थे? नहीं, मैंने देखा था कि छोटे थे, फिर क्या हुए? सिर्फ फूल गए, ग्रोथ हुई इनके और बड़े हो गए, लेकिन मियोसिस नहीं हुआ, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ। गिव राइज टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सही है हमारा ऑप्शन, क्योंकि उन्हीं से क्या बोलते हैं? उन्हीं से क्या बनता है? स्पर्मेटोसाइट बनता है। मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चालू हो जाता है तो क्या बनता है? हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। गिव राइज टू स्पर्मेटिड डायरेक्टली। गलत ऑप्शन, स्पर्मेटिड डायरेक्टली नहीं बनता है। पहले स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर जाके स्पर्मेटिड बनता है। तो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है ना सभी को? इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन द मेल germ सेल डिफरेंशिएट इनटू द। तो क्या क्वेश्चन है कि जो मियोटिक, अगर जो मेल जर्म सेल, वो क्या होती है? जो हमारी मेल जर्म सेल होती है उसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी होती है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल मतलब कहने का है कि जिससे स्पर्म बने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसमें अगर मियोटिक डिवीजन होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो हमको पहले पता होना चाहिए मियोटिक डिवीजन किस में होता है पूरे मेल जर्म सेल में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होता है तो क्या बनेगा? अभी मैंने बताया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? फोर्थ ऑप्शन इज हमारा सही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Secretion from which one of the following are rich in fructose, calcium and enzyme? लीवर, पैनक्रियास, सलेवरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड। कई तो ऐसे ही आंसर कर दिए होंगे, है ना? मेल एसेसरी ग्लैंड सर, क्योंकि आप रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें लीवर आता नहीं, पैनक्रियास आता नहीं, सलेवरी ग्लैंड आती नहीं, तो मेल एसेसरी ग्लैंड सही होगा। देखो ये भी एक तरह का दिमाग लगाना हुआ। ठीक है, लेकिन आते हैं अपन लोग, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो ऑप्शन मेल एसेसरी ग्लैंड ही सही है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। मैं एक्स्ट्रा एज जा रहा हूं।
तो कौन से ग्लैंड होते हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। तो जो सेमिनल वेसिकल होता है वो सिक्रेट करता है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, मेनली फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड, बस 3 याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है। और प्रोस्टेट में बात करें, प्रोस्टेट क्या सिक्रेट करता है? वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे फाइब्रिनोलाइसिन। तो ये क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि स्पर्म जब होता है वो सस्पेंड उसमें होता है, कभी देखा होगा, तो वो लिक्विड नहीं होता है, वो एक तरह से जैसे वो नहीं बोल सकते हैं दही टाइप का जमा हुआ, उस तरह से होता है। और ये क्या करता है? फाइब्रिनोलाइसिन जो फाइबर्स होते हैं उन्हें डिसॉल्व कर देता है ताकि स्पर्म क्या हो? एक्टिव हो जाए, मूवमेंट उसका तेज हो जाए। इसको ही कैपेसिटेशन बोलते हैं। स्पर्म को उस जगह तक पहुंचा देना ताकि वो फर्टिलाइजेशन के काबिल हो जाए, मतलब बच्चा जाके ओवम से मिल सके और उसे फर्टिलाइज कर सके, इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में कैपेसिटेशन। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म के बारे में। ह्यूमन स्पर्म मतलब a haploid structure which is formed by spermatogenesis in seminiferous tubule. Acrosome serve no particular function, गलत है। जो स्पर्म होता है उसके सबसे आगे स्ट्रक्चर्स होती है, उसी को बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी से बनता है। एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन, गलत है, क्योंकि एक्रोसोम है जो कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पैर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, गलत है। उसके पास कोई पैर्सिंग, ऐसा नहीं है कि कीली लेके चल रहा है कि मिलोगे अभी ठोक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके पास कीले नहीं होता है, पूरी बॉडी में उसके पास एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेलो यूरिनिडेज। हेलो यूरोनिक एसिड हम जानते हैं, जो फीमेल्स के एग जब हम देखेंगे जो ओवम होता है उसकी कवरिंग होती है, तो जो वो सेल्स होते हैं कोरोना रेडिएटर, उनमें तो हेलोरिनिक एसिड होता है, उसको डिसॉल्व करने के लिए हेलो यूरोनिडेज करके एंजाइम होता है जो हेल्प करता है उस चीज को, कोरोना रेडिएटर को सबको सेपरेट करने में, मतलब लेयर को सेपरेट करने में और फर्टिलाइजेशन करने में। तो थर्ड ऑप्शन है द स्पर्म लाइसिन इन क्रोमोसोम डिसॉल्व्स द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें एंजाइम का नाम बताया, एंजाइम का नाम याद रखेंगे, हेलो यूरोनिडेज। ठीक है, क्योंकि हेलो यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करना है, इसलिए नाम क्या था? हेलो यूरोनिडेज। एक्रोसोम सर्व एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, गलत है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? यही सब क्वेश्चन तो स्कोरिंग है और इन्हीं को गलत करके नहीं आना है। पेनक्रियाज एंड सीक्रेट्स, पेनक्रियाज में सर्टोली सेल्स होता ही नहीं। ओवरीज एंड सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, गलत, ओवरीज में भी नहीं होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट एड्रिनल, गलत। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। अब सर्टोली सेल के बारे में थोड़ा सा और लिख लो। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल या नरिशमेंट सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्म को नरिश करती है। ठीक है, मदर सेल, जैसे क्या होता है कि कोई मान लो मदर सेल से स्पर्म बन गया, लेकिन उससे नरिश कौन करेगा, उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? सेल है वो, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो वो कौन करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सर्टोली सेल्स होती हैं वही करती हैं, ये कोनिकल होती हैं। और ये ध्यान रखो, सर्टोली सेल्स निकालती है इनभिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इनभिन, जो इनहिबिट करता है किसे? एफएसएच को, सिक्रेशन को। सर्टोली सेल निकालती एंटी मुलेरियन फैक्टर एमएफ, जो हेल्प करती है किसको बनने में? ओल्फिन डक्ट को। कैसे? वो मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देती है। अगर मुलेरियन डक्ट इनहिबिट नहीं होता तो वो जो एम्ब्रियो में बच्चा होता है वो फीमेल में डेवलप हो जाता है। लेकिन ये सर्टोली सेल किस में पाई जाती है? मेल्स में पाई जाती है। तो किसे सपोर्ट करेगी? मेल को। तो मेल को सपोर्ट करेगी तो फीमेल को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। तो फीमेल को इनहिबिट करने के लिए ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एंटी मुलेरियन फैक्टर, एएमएफ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं।
लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स का लोकेशन याद रखो, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। लेडिक सेल्स जो होती है वो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होती है, मतलब इंटरस्टिशियल होती है, बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होती है। द लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, एंड्रोजन। और ये ध्यान रखो मेन एंड्रोजन का है, और एंड्रोजन एक हार्मोन नहीं है, एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है। बहुत बच्चे समझ रहे होंगे एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, एंड्रोजन एक हार्मोन नहीं है, एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। ठीक है, उसकी लाइफ स्पैम के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है वो मुझे बताना है। स्पर्म मस्ट बी कनेक्टेड इन अ थिक सस्पेंशन। क्यों, क्योंकि अगर वो एक थिक सस्पेंशन में नहीं होंगे तो वो मोटिलिटी अपनी पूरी एनर्जी यूज करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ही एनर्जी होती है जो यूज करके वो जाते हैं यूट्रस पे चढ़ते हैं, अपना चढ़ते हैं। क्योंकि किसी चीज को, जैसे तुम दौड़ते हो, दौड़ते समय तुम्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसी तरह से जब वो ऊपर चढ़ते हैं यूट्रस में तो उनको एनर्जी चाहिए। अगर वो थिक सस्पेंशन में नहीं रहते हैं अपने अंदर तो वो एनर्जी अपना लूज कर जाएंगे। स्पर्म्स इज वाइबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर। तो ये ऑप्शन क्या है अपना, गलत है, क्योंकि स्पर्म जो होता है 48 से 72 घंटे उसका सर्वाइवल टाइम पीरियड है, वो 48 से 72 घंटे तक रहता है। तो हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। क्यों पूछा था, क्यों, क्योंकि वहां पे फॉल्स पूछा हुआ है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। सही बात है, पीएच ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है। इसी वजह से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के पास पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यूरिन भी यूरेथ्रा से ही पास करती है। अब उसी से क्या पास होना है, स्पर्म पास होना है। यूरिन एसिडिक भी होता है, ठीक है, अगर वो इससे पास करेगा इस यूरेथ्रा से तो मीडियम क्या हो जाएगी यूरेथ्रा की, एसिडिक हो जाएगी। अगर स्पर्म पास करेगा तो स्पर्म डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, एल्कलाइन है। सीमन में क्या होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो उसे एल्कलाइन चाहिए, उसे एल्कलाइन बेस पसंद है। अब ये गाना मत ध्यान रखना सलमान खान वाली, तो स्पर्म को क्या पसंद है, बेस पसंद है। ये ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गाना भी है, बेबी को बेस पसंद है, तो उसी अनुसार स्पर्म को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो अगर उसे बेसिक मीडियम पसंद है तो जो यूरेथ्रा होता है उसको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन कौन करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। सही बात है, वो अगर मूव नहीं कर पाता यूट्रस में तो यूट्रस में होते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोसाइट्स, ये होते हैं वो डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो जितना मोटिलिटी उसकी अच्छी होगी उसकी जीने की जो वैलिडिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। मैंने अभी बताया था कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। तो इसमें गलत, क्यों, क्योंकि स्पर्मेटिड पहले बनता है फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, गलत। स्पर्मेटोजोआ क्यों, लास्ट में बनता है स्पर्मेटोजोआ। हमारा गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो सबसे लास्ट में क्या बनता है, गैमीट। स्पर्मेटोजोआ क्या है, गैमीट है, तो वो लास्ट में बनता है। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन में, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, करेक्ट है। ये सीक्वेंस हमारा दिखा रहा है, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने बोला था कैपेसिटेशन रिफर्स टू, तो कैपेसिटेशन क्या होता है, जब स्पर्म कैपेसिटेशन होता क्या है, देखो स्टार्ट कैपेसिटेशन जो होता है एपिडाइडिमिस में होता है, लेकिन मेनली कहाँ होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। कैपेसिटेशन से की जरूरत क्यों पड़ती है, स्पर्म क्या होता है जब एपिडाइडिमिस में होता है नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव नहीं होता है। वहाँ से जब आता है वास डिफरेंशिया से
एपिडार्मिस में आता है तो थोड़ा इसे मोटिलिटी गेन होती है, कैल्शियम मिलता है वो सब, तो इसे मोटिलिटी गेन थोड़ी बहुत होती है, और वहां पे उसको जरूरत भी नहीं है मोटिलिटी की, वो उतनी जरूरत नहीं है। जरूरत का है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उसकी मोटिलिटी की ज्यादा जरूरत है। तो अगर मोटिलिटी की जरूरत फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ज्यादा है तो कहाँ करेंगे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ही कैपेसिटेशन करेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या कैपेसिटेशन स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब होता है? नहीं, कैपेसिटेशन का मतलब उसको मोटिलिटी देना, और मोटिलिटी कब देंगे, पहले देंगे फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि पहले देंगे जो हम कैपेसिटेशन करते हैं ताकि क्या फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फर्टिलाइजेशन हो सके तो हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन से पहले दे रहे हैं, तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। 16 कैपेसिटेशन अकर्स इन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एपिडार्मिस भी ऑप्शन दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी ऑप्शन दिया। तो मैंने क्या बोला था, मोस्टली कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है, एपिडार्मिस में। तो क्या हम स्टार्ट पे ध्यान देंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, हम वो उस पर ध्यान देंगे जो उसने पूछा है। उसने पूछा है कैपेसिटेशन अकर इन, मतलब वो पूछ रहा है मोस्टली कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। मैंने बताया था स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटोजोआ किससे बनती है, स्पर्मेटिड से, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटोगोनिया या बोले उसकी मदर सेल से स्पर्म बने। मतलब मैं यहाँ पे दिखाता हूं, मतलब ये मान लो स्पर्मेटोगोनिया है और इससे बनी स्पर्मेटोसाइट जो बड़ी हो गई, फिर इसमें डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर कन्वर्ट हो गए किस में, स्पर्मेटिड में। ठीक है, थोड़ा सा पेन नहीं है मेरा तो इसी वजह से दिक्कत होता है। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में। ठीक है, यहां से यहां तक के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और लेकिन यहां से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखेंगे, ये सर्टोली सेल मान लेते हैं, तो स्पर्म यही ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ये स्पर्म बाहर निकलेगा इसके और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में डिफरेंस होता है। जेनेसिस मतलब जनरेट होना, ये ध्यान रखो, जेनेसिस मतलब किसी चीज का बनना। तो क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, किससे बन रहा है, स्पर्मेटिड से बन रहा है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना होता है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बनता है, गलत। ध्यान से देखो, इसी वजह से कह रहे ध्यान से पढ़ना है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, सही है। व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, गलत। स्पर्मिएशन मतलब मूव करना, किसका, स्पर्म का, कहां से, सर्टोली या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। थर्ड ऑप्शन आते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, सॉरी सर्टोलू लिखा गया, सर्टोली सेल्स, गलत। यहीं पे सर्टोली सेल से बनता है स्पर्मेटोजोआ, नहीं, स्पर्मेटिड से बनता है। तो हमारा माना जाना क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे इसे भी पढ़ने लगते हैं, जब तीन ऑप्शन गलत है चौथा ऑप्शन ही सही होगा। कई तो सोच रहे होंगे क्या हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। भाई मान लो जब तीन ऑप्शन तुम कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोलो तो चौथा सही होगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ स्पर्म पाथवे के बारे में। स्पर्म पाथवे का ट्रिक लिख लें, श्री
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डाला, 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस पर बात होगा। वो क्या है, ट्रिक क्या है, श्री देवी जो बॉलीवुड की एक्टर है, श्री देवी। ठीक है, अब यहाँ श्री देवी का मतलब क्या है, तो हम पहले आते हैं डायग्राम पे अपने। ठीक है, ये याद कर लो, श्री देवी। ठीक है, हम डायग्राम पे आते हैं पहले। हाँ, यहाँ देखते हैं, तो सब स्पर्म कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। फिर कहाँ पास हुआ, रेडी टेस्टिस में गया, रेडी टेस्टिस से कहाँ गया, वास एफरेंशिया में गया, वास एफरेंशिया में कहाँ गया, एपिडाइडिमिस में गया, एपिडाइडिमिस से कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। अब वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, मैंने बताया एम्पुला बनता है, एम्पुला बनने के बाद इजाकुलेटरी डक्ट बनता है, तो कहाँ गया, इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, या यूरेथ्रा बोलेंगे, अगर स्पेसिफिक बोले तो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। और वहां जब ओपन होती है तो फिर यूरेथ्रल मिएटस से कहां जब निकल जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पाथवे था। तो कहां फिर से बोलेंगे, रेडी टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेडी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मिएटस। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पे जो हमने अभी बताया। तो इस पर बात है, हमने ट्रिक क्या बताया, श्रीदेवी, एस फॉर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, आर फॉर, आर किस लिए, रेडी टेस्टिस, ई फॉर वासा एफ्रेंशिया, और लास्ट ई फॉर एपिडाइडिमिस, डी फॉर वासा डिफरेंस, ई फॉर इजाकुलेटरी डक्ट, यहां वी फॉर यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रल मिएटस। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद हम चालू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कहीं लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर हमें बताएं। धन्यवाद, और इस 1 अगस्त की लड़ाई को अपना पूरा 100 ने 200% दे के लड़े, और मैं बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप मेहनत अभी से स्टार्ट कर दिए तो, क्योंकि लेट कभी कुछ नहीं होता है, बस स्टार्ट करना होता है, वो जरूर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अभी भी बहुत समय है, अगर आप स्टार्ट अभी कर देंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।